नमस्कार। मैं अजय बनारसी, रिसर्च स्कॉलर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आपका चिंतन क्लासेज में स्वागत है। इस समय हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, क्यूवीएस एवं नेट जेआरएफ के लिए मॉडल पेपर 3 है आज। इसके पहले 2 मॉडल पेपर हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आप लोग उसको जा कर के देख सकते हैं। चिंतन क्लासेज यूट्यूब में आप लोग सर्च करेंगे तो दोनों मॉडल पेपर आप लोग को ऑलरेडी मिलेंगे। आइए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं मॉडल पेपर 3। इसमें सिर्फ मैं उत्तर बताऊंगा, प्रश्न पढ़ूंगा और उसका उत्तर जो सही होगा उसको बताऊंगा। हम लोगों का मेन उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को हल करना है। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज के लेखक का नाम है। तो इसका सही उत्तर है, प्लाट का जो मोर्चा है इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदून बारिये, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा बी, यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। आप प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 5, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षा का नाम है। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 6, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि पुष्पदंत को क्या कहा जाता है। कमेंट के माध्यम से आप लोग इसका उत्तर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन, एक मिनट थोड़ा से, हाँ सही है। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो इसका सही उत्तर है खंजन नयन, ऑप्शन ए, जो कि किसका, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। कौन है? अमृतलाल नागर। और यह किसके ऊपर लिखी गई है? यानी जीवनी परक जो यह खंजन नयन, यह जो उपन्यास है यह किसके ऊपर लिखी गई है? तो यह सूरदास के ऊपर है। इसके ऊपर है सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8, कसाई बाड़ा कहानी के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शिव मूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया था? तो बी का सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था? तो डी का 10 का सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर ए सही होगा, डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये है प्रश्न संख्या 11, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
चंद बरदाई। जो कवि थे यह महाराज पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए उनको जायसी कहा गया। प्रश्न संख्या 13। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? 13 का ए सही है, चंद बरदाई। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। तो 14 का जो पूछा गया आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? वीर रस है आदिकाल का। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। कवि जगनीक की रचना का नाम है। तो कवि जगनीक की रचना का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आल्हखंड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया जाता है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गद्य काल। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहारी। बिहारी लाल एक ऐसे कवि हैं जो अपनी एक रचना, जो कि बिहारी सतसई के नाम से थी, एक रचना से इन्होंने हिंदी साहित्य में अमरता प्राप्त किए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 19 हल्का से इसको जूम करते हैं। प्रश्न संख्या 19। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, केशव दास को। कमेंट करके बताएं कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को किसने कहा? यह कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए, आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमें। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है। तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? तो वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? वासुदेव सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23। एक मिनट। प्रश्न संख्या 23। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न संख्या 24। निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? नहीं शब्द ध्यान दीजिए। तो इसमें जो प्रसाद का नहीं है वह सिंदूर की होली। आप लोग कमेंट करके बताइए सिंदूर की होली किसका है? और इसी नाम से दो लेखक हैं, एक लाल और एक मिश्र के नाम से हैं। मैं इतना आप लोग को संकेत के लिए बता दिया, आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 है। 25 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है। तो जयशंकर प्रसाद का जो करुणालय नाट्य रूप है उसको वह किस रूप में है? इसका उत्तर जो
25 का है, यह गीत नाट्य है। क्या है? गीत नाट्य। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है। तो उसने कहा था का मुख्य पात्र जो है वह ऑप्शन सी है, लहना सिंह। और उसने कहा था कि लेखक का क्या नाम है, आप लोग बताइए। और यह सन इसका मैं बता दे रहा हूँ कि 1915 ईस्वी में यह लिखा गया। और इसके लेखक का क्या नाम था, आप लोग बताइए। बहुत इजी प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि काशी से ऐसी कौन सी कृति है जो जिसकी विषय सूची काशी से नहीं है। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलग अलग बैतरणी। इसका संबंध काशी से नहीं है। अलग अलग बैतरणी शिव प्रसाद सिंह का आंचलिक उपन्यास है। यह पूर्वांचल के गांवों पर आधारित है। ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रों में संवेदनात्मक लोक और काव्यात्मक चित्रण अलग अलग बैतरणी की विशेषता है। तो अलग अलग जो बैतरणी है वह का संबंध काशी से नहीं है। बाकी काशी काशी गली आगे मूर्ति है और झीनी झीनी बीनी चदरिया, इस तीनों रचना का संबंध काशी से है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं हैं। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शांति प्रिय द्विवेदी। बाकी श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्री नारायण चतुर्वेदी ये तीनों सरस्वती के संपादक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। तो 19 का सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा, वियोगी हरि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30, अदस मतलब वह, ये संस्कृत का रूप है। अदस वह शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। तो 30 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, अमुभ्यः। अमुभ्यः रूप जो होगा वह अदस के स्त्रीलिंग के पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा, अमुद्यः। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, उड्डयनम का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्धन डयनम। हम लोग प्रश्न संख्या 32 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 32 यहाँ पे है, एक मिनट, थोड़ा से गड़बड़ हो गया। प्रश्न संख्या 32, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगमिष्यत पतिका। जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसको क्या बोलते हैं, आगमिष्यत पतिका। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33, निबंध संग्रह श्रव्दिता के निबंधकार हैं। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। श्रव्दिता के निबंधकार हैं धर्मवीर भारती। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34, वकील किस भाषा का शब्द है। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ए, वकील जो है वह अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश किसका पर्यायवाची है यह पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कुबेर का पर्यायवाची होता है अलंकेश। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36, तो इसमें पूछा है 36 में कि षट्टक क्या है। पूछ रहा है षट्टक
क्या है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा एक प्रकार का नाटक है। सट्टक जो है वह एक प्रकार का नाटक है। प्रश्न संख्या 37 का प्रश्न संख्या 37, थोड़ा सा बीच में कुछ मिस्टेक हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रश्न संख्या 37, अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। तो अनभिज्ञ शब्द का जो विलोम होगा उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम होगा अभिज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38, कस्तूरी कुंडल बसय आत्मकथा है। 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैत्रेयी पुष्पा की। कस्तूरी कुंडल बसय यह आत्मकथा है, इसको याद रखिए। किस विधा की है? आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पा की। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39, नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। तो यहाँ नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप पूछ रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनयः। इसका सही रूप क्या होगा? अनयः। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। तो कृष्णा सोबती की जो संस्मरणात्मक कृति है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम हसमत 2। इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41, थोड़ा से आज मिस्टेक हो जा रहा है, इसके लिए थोड़ा से ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, प्रश्न पे ध्यान दीजिए। बाकी थोड़ा से रिकॉर्डेड क्लास है, आप लोग समझ सकते हैं, तो बीच बीच में आपको उलझनें आती रहेंगी। और ये तो ज़िंदगी का एक अहम पहलू है कि हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी उलझनें आती रहती हैं, और उसको हम इग्नोर करते हुए मेन जो मेरा टारगेट है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो ये सब बातें खैर होती रहती हैं। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 41, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? तो प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3 भाग। ये जो आलोचनात्मक कृति है निराला की साहित्य साधना, यह बताइए यह किसकी कृति है? तो यह रामविलास शर्मा की है। किसकी है? रामविलास शर्मा की है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 पूछ रहा है कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में होता है? तो तुमुन यह संस्कृत के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 42, इसका सही उत्तर होगा, तुमुन का जो प्रयोग होता है वह के लिए के अर्थ में होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43, सुधन आगतम बराबर स्वागतम, इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होगा? तो 43 का सही उत्तर होगा, नीचे हम लोग ऑप्शन देखते हैं, एक मिनट। पूछ रहा था सुधन आगतम स्वागतम में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 43। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी सही होगा, इको यणचि, यानी यण संधि। सुधनागतम स्वागतम में कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी, और सूत्र होगा इको यणचि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45, अस्तो इश्चुनाश्चु सूत्र के अनुसार इश्चुत्व संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ए,
रामस धन चिनोती, रामस चिनोती। इसका जो सूत्र होगा अस्तो इश्चुनाश्चु सूत्र के अनुसार यह सही उत्तर होगा। रामस धन चिनोती बराबर रामस चिनोती, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46, गांव के चारों ओर जल है, उपयुक्त वाक्य का निम्न में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है? प्रश्न संख्या 46 का सही उत्तर होगा ग्रामम परितः जलम अस्ति। सही उत्तर क्या होगा? गांव के चारों ओर जल है, ग्रामम परितः जलम अस्ति, सही उत्तर होगा। देखिए अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि, इन सब के योग में कौन सी, चारों ओर, इन सब के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न संख्या, इसके बाद प्रश्न संख्या 47 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 47 है, आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं उनके नामों का कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ सही क्रम से हमें लगाना है। जो भरत मुनि का जो रस सिद्धांत है उसके अनुसार कौन से जो आचार्य हैं वो सही क्रम में रखे गए हैं, इस हिसाब से हमको प्रश्न को लगाना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त, ए हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48, माँ के सूच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? यानी पूछ रहा है कि उपयुक्त जो पंक्ति है उनमें किस प्रकार का अलंकार है। तो 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इसमें प्रतीप अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आधारित होती हैं। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और आज के इस मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न होगा। देखिए हम लोग कुछ चैनलों पे आप लोगों ने देखे होंगे कि 10 प्रश्न कराएंगे और वो 1 घंटा समय लेंगे, फालतू का बकैती करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें। तो हम लोगों का मेन मकसद ये नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कम समय में ज़्यादा प्रश्न को हल करना है। तो आइए हम लोग सीधे प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में रहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि कहाँ गया 50 था ना, उपर्युक्त पंक्ति में, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? तो प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? करुण रस। इसका मैं आप लोग को पढ़ के बताया था। यह प्रश्न था कि मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, करुण रस है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज मॉडल पेपर 3 के अंतर्गत 50 प्रश्नों को हल किया। बाकी के जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। चिंतन क्लासेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।